मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन पश्चिम चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच में गर्भवती महिला के साथ बड़ी लापरवाही का एक वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन अब सवालों के घेरे में है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। बेड पर चढ़ी हुई एक महिला और उसे घेर कर खड़ी दूसरी महिलाएं। बेड पर खड़ी ये महिला जोर लगाते दिख रही है। तस्वीरें देखकर मत समझ लीजिएगा कि यहां किसी की पिटाई हो रही है, बल्कि एक गर्भवती महिला के प्रसव कराने की कोशिश हो रही है। जी चौंकिएगा मत, ये वीडियो पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसीएच का है, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो के जेएचएमसी अस्पताल के होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती किसी दूसरी महिला ने ये वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। ये हाल इसलिए है क्योंकि प्रसव कराने की जिम्मेदारी जिन डॉक्टर और नर्स की होती है वो अस्पताल में मौजूद नहीं रहते। ऐसे में यहां तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ही प्रसव कराती हैं। सुनने में ये भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है इस अस्पताल का। लेकिन उपाधीक्षक हैं कि उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। महिला गार्ड को प्रसव नहीं करवाना है। प्रसव करवाने के लिए तो मेरी परिचारिकाएं होती हैं वहाँ, और वो प्रसव कराती हैं। और क्या वीडियो आया है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और पता लगने पर अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। खैर, उपाधीक्षक को इस वीडियो की जानकारी नहीं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रसूति महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन यहां तैनात डॉक्टरों की मनमानी का खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। आए दिन अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने से वहां तैनात महिला सुरक्षा कर्मी से ही प्रसव कराया जाता है, और इसे लेकर मरीज के परिजन भी हंगामा करते हैं। लोगों की स्वास्थ्य से जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। क्या गर्भवती महिला का ऐसे प्रसव कराया जाता है? इस तरह से तो जच्चे और बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन इससे अस्पताल प्रबंधन को लेना देना नहीं। तभी तो इसके खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा अस्पताल की व्यवस्था कब तक दुरुस्त हो पाती है और आरोपी चिकित्सक और गार्ड पर कार्रवाई कब तक होती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 बेतिया। खबर दानापुर से, जहां शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। बेऊर के बतौड़ा गांव में पुलिस ने चोरी के बाइक से 100 लीटर देसी शराब जब्त की। हालांकि दोनों शराब तस्कर जो हैं वो मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि शराब माफिया को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जबकि पुलिस का कहना है कि ग्रामीण पुलिस की काम में मदद करते हैं और ग्रामीणों की मदद से शराब की बरामदगी जो है वो की गई है। शिकायत की है, पुलिस उसका फेवर में है। पुलिस कुछ कर ही नहीं, कुछ नहीं कर रहा। कहता है जिसको मीडिया को बुलाना है मीडिया को बुलाओ, कोई नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है जाओ करो। सिर्फ दारू बोलता है कि हम ले जाएंगे। थाना के अधिकारी थे, क्या करेगा, राजकिशोर राय कुछ करके थे, ऐसा ही है कि क्या है, वो आए और चले गए, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। और वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की पूरी मदद की। आप जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें पुलिस और स्थानीय लोग दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि पब्लिक ही पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस तरह का व्यापार करने वाले, अवैध काम करने वाले लोगों के विरोध में हो, एक जन जागरूकता हो। पुलिस अपना काम करेगी ही करेगी। अगर आप त्योहार में मंगलमय यात्रा करना चाहते हैं तो अपना टिकट बुक करा लें, नहीं तो त्योहार में मुसीबत में पड़ सकते हैं। लंबी दूरी की सभी गाड़ियों में टिकट बुक हो चुके हैं। वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है और आलम यह है कि नई दिल्ली और महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों में अब टिकट उपलब्ध नहीं है, यानी टिकट सारे फुल हो चुके हैं। अब यात्रियों को फेस्टिवल स्पेशल का ही सहारा है। हालांकि रेलवे की सूचना अधिकारी ने ये जानकारी दी कि हर साल की तरह इस बार भी फेस्टिवल सीजन में कई ट्रेनें जो हैं वो अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग त्योहार के सीजन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहे हैं। यात्रियों से मेरा निवेदन है कि वे अपना आरक्षण इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में करा सकते हैं
और वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही हैं इसमें भी आप आरक्षण ले सकते हैं। वेटिंग लिस्ट का हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर हम लोग देश के विभिन्न भागों से बिहार आने के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करते हैं। फेस्टिवल का सीजन आया है और अब ट्रेनों में भीड़ आनी शुरू हो गई है। स्थिति ये है कि मुंबई और दिल्ली से आने वाली तमाम ट्रेनें फेस्टिवल दुर्गा पूजा के समय फुल है। जो भी ट्रेनें आ रही हैं, खास करके मुंबई से और दिल्ली से जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें लंबी वेटिंग है। बात कर लें 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक, 14 अक्टूबर तक जहां की जो भी ट्रेनें आ रही हैं उसमें काफ़ी वेटिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं रेलवे को ये सोचना पड़ेगा कि उन यात्रियों को यहाँ लाने के लिए कुछ विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए जिससे कि वो फेस्टिवल में अपने घर आ सकें। मुंबई से ये ट्रेन आई है और आप देख सकते हैं कि भीड़ अभी से ही आनी शुरू हुई है। मुंबई से आने वाली ट्रेन में भीड़ रहती है, लेकिन फेस्टिवल की बात कर लें तो फेस्टिवल के समय में ट्रेनों में भीड़ रहती हैं और इसके लिए रेलवे लगातार प्रयास भी करता है। विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। इस बार भी रेलवे प्रयास करेगा कि कुछ विशेष ट्रेनें चलाएं और जो भी मुंबई और दिल्ली से बिहार आने वाले लोग हों उनको सुविधा हो सके और उनको कोई परेशानी न हो सके और फेस्टिवल में अपने घर आके लोग शामिल हो सके। लेकिन अभी तत्काल स्थिति ये है, अक्टूबर में ट्रेनें फुल है और जो भी है वेटिंग है, लोगों को परेशानी तो हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। आधुनिकता के दौर में परंपरा से जुड़े कई आयोजन जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन विलुप्त होती एक ऐसी परंपरा को आज भी सुदूर इलाके में पमरिया समाज के लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। पमारिया समाज के लोग किसी के घर में बेटा या फिर बेटी के जन्म होने पर पहुंचते हैं और पारंपरिक अंदाज में बधाई गीत गाई जाती है और इसी गीत के जरिए परिवार को शुभकामनाएं दी जाती हैं, बधाई दी जाती है। किन्नर समाज से अलग इस समाज के पुरुष महिला की पोशाक पहनकर बच्चों को गोद में लेकर नाच गाकर बधाई गीत गाते हैं। वो बच्चों की लंबी आयु और जिंदगी में सफल होने की दुआ करते हैं। बताया जाता है कि भगवान राम के जन्म के वक्त पमरिया समाज को लोग राजा दशरथ के दरबार में लेकर पहुंचे थे और इन समाज के लोगों ने ही उत्साह में बधाई गीत गाए। लेकिन आज पमरिया समाज को 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और तस्वीरें आपके सामने। हमारा उद्देश्य जो परंपरा बहुत एक जमाने से आ रहे हैं, एक पूर्व से बाफे पुरखा से हम लोग आ रहे हैं, नाजा नहीं बाफे पुरखा से आ रहे हैं। पमरिया हम लोग बाल बच्चा होता है तो नाच बजान करके हम लोग खुशी में करके हम लोग बधाई लेते हैं। आप पोषण और भोजन करते हैं। हम लोग इस परंपरा को हम लोग को बचा के रखना है और जहाँ से ज़्यादा हम लोगों को इस बात पे ध्यान रखना है कि जो पहले आते थे, जो बच्चे को आशीर्वाद देते थे और आज के युग में आशीर्वाद देने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। हम इनसे सब समाज से सहयोग मानते हैं कि पमरिया को परंपरा को बचाए रखें। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गौरव दिलाने वाले पैरा एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का वीडियो जारी किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक के चैंपियंस ने भी पीएम मोदी से अपने दिल की बात की, वहीं पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। टोक्यो पैरालंपिक में कमाल दिखाने वाले खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से पैरालंपिक के अनुभव साझा किए। इस बार पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टोक्यो में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने सभी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुलाकात कर उन्हें बधाई दी थी और बिहार के लाल शरद कुमार ने भी पीएम मोदी से मिलने की खुशी जाहिर की। शरद कुमार 32 कैटेगरी की ऊंची कूद की स्पर्धा में 1.86 मीटर ऊंची कूद लगाकर कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया है। वहीं बिहार में जन्मे और ओडिशा में पले बढ़े प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मेडल के साथ मिलूंगा, ये मेरा सपना है। नहीं तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी। गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया सर, अब मैं आगे का गेम फुल टेंशन फ्री होके खेलूंगा। रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है और इस मौके पर अपने चहेते नेता को हजारों समर्थक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामविलास पासवान की बरसी पर संदेश जारी किया और उन्हें अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद किया।
देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा एक अलग स्थान रहेगा। वो एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए और उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। गया में वन विभाग ने एक अच्छी पहल की है। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में चढ़ाए गए श्रद्धा के फूलों से सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। डुंगेश्वरी में 2 यूनिट बनाए गए हैं, जहां दोनों जगहों के फूलों को अलग अलग डंप किया जा रहा है। फूलों के चूर्ण में जरूरी सामग्रियों को मिलाकर अगरबत्ती तैयार की जा रही है। वन विभाग इन फूलों से बनी अगरबत्ती को विदेशों तक भेजने की तैयारी कर रहा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली ने। वेस्ट टू वेल्थ की तर्ज पर वन विभाग के द्वारा अब फूलों से अगरबत्ती का निर्माण किया जाएगा। दरअसल विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में फूलों से पूजा अर्चना किया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और उस जो फूल होते थे वो एक दिन के बाद उसे कूड़े कचरे में फेंक दिया जाता था, जो वो किसी काम का नहीं होता था। लेकिन वन विभाग के द्वारा एक पहल की गई है, जो कूड़े को जो बाहर फेंक दिया जाता था, उस कूड़े को जो फूल होता था उसे सुखा करके उसे अगरबत्ती बनाने का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल वन विभाग और एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इस तरह का ये शुरुआत की गई है और एक अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि जो डुंगेश्वरी पहाड़ में ये प्लांट बैठाया गया है, और इस क्षेत्र में जितने भी वनवासी हैं, जितने भी खासकर महिलाएं हैं, 20 से 30 महिलाएं हैं, उसके लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि रोजगार साबित हो सकता है। और आपको दिखा सकते हैं यही वो मशीन है जिस मशीन के सहारे जो फूल होते हैं, जो सूखा हुआ फूल होते हैं, उस फूल को यहाँ पर डालते हैं, और डालने के बाद जो अगरबत्ती है, देखिए आपको अगरबत्ती दिखा सकते हैं। ये जो अगरबत्ती है वो विष्णुपद मंदिर से जो चढ़ाए गए जो फूल है, उस फूल के इस अगरबत्ती का निर्माण किया गया है। और आपको बगल में हम आपको दिखाएं तो ये महाबोधि मंदिर से जो फूल चढ़ाया जाता है उससे निकले गए जो फूल है, उस फूल के अगरबत्ती इससे बनाया गया है। आपको बता दें कि इस अगरबत्ती में किसी तरह का ना कोई चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, ना फिर कोई कोयला का इस्तेमाल किया गया है। आपको कुछ दिखलाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। वहाँ से तैयार होकर के ये जो अगरबत्ती है, इस अगरबत्ती को यहाँ पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद जो डब्बा होता है उस डब्बा में पैक कर दिया जाता है। अच्छा, क्या यहाँ होता है? यहाँ पर यहाँ सर अगरबत्ती का 2 प्लांट है सर। यहाँ अगरबत्ती महिलाएं बनाती हैं, उन्हें एक रोजगार के रूप में मिला है। जो महिलाएं बेकार में घर बैठी यहाँ पर वन को नष्ट करने में लगी हुई थी, उन्हें एक रोजगार मिल गया है ताकि अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सके। तो कैसे ये बनता है, कहाँ से फूल आता है? ये फूल महाबोधि मंदिर से आता है और विष्णुपद मंदिर से आता है। देखिए, निश्चित तौर पर वन विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, और आसपास के जितने भी महिलाएं हैं, जो वनवासी है, जो इधर उधर लकड़ी काटने का काम करते थे, उनके लिए वन विभाग के द्वारा डीएफओ के द्वारा एक अच्छी पहल करके गए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह एक और मील का पत्थर गरीबों के लिए साबित होगा। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को दूसरा जिन्ना करार दिया और उन्हें देश के लिए कोरोना वायरस बताया। जीवेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस का जिस तरह टीका खोज लिया गया है, उसी तरह ये वायरस भी मोदी और योगी के सामने टिक नहीं पाएगा। उनके कहने का मतलब था कि ये अभी जो कोरोना वायरस है उसके लिए एक नहीं 2-2 टीका बना करके, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने वायरस को खत्म करने का काम किया है देश के अंदर, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी अपने आप में एक इतने शक्तिशाली नेता हैं
कि उनके सामने ओवैसी जैसे किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं चलेगा जो एंटी राष्ट्रवाद करेगा, वो चलने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो माननीय राधा मोहन सिंह जी ने तुलना इस प्रकार से की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फैक्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने चलने वाला नहीं है। अरवल जिले में व्यवहार न्यायालय के भवन का निर्माण कार्य संवेदक की लेट लतीफी की वजह से समय पर पूरा नहीं किया जा सका और इस वजह से भवन को निर्धारित वक्त पर विभाग को सौंपा नहीं गया। संवेदक पर विधि विभाग के अधिकारियों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब विभाग संवेदक पर कार्रवाई की बात कह रहा है। कोविड का परेशानी था, प्लस में फंड भी टाइम से नहीं मिल पाया। पीछे से पानी का स्रोत था, 2-3 बार बिल्डिंग बना, उसके बाद पानी भर गया था और कुछ कलर उलर डिसाइड करने में भी डिले हुआ है, इसीलिए दिक्कत था। ऐसे 90% हम लोग का काम हाईकोर्ट का तो है कि वो बनना था बहुत पहले ही, हम लोग भी प्रयासरत है उस पर। संवेदक पे जो विभागीय कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई भी हुई है। मैंने अपने स्तर से, मुझे जो भी उस पर कार्रवाई करना था मैं अपने स्तर से कर चुका हूँ। विभाग भी उसको 2-3 महीना का समय दिया है। अब अगर नहीं होता है तो विभाग को जो निर्णय लेना होगा वो विभाग का है, उच्च पदाधिकारी का निर्णय। शेखपुरा जिले में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसान घंटों दुकान के बाहर लाइन में और कतारों में खड़े नजर आते हैं और बाद में दीवार पर खाद नहीं होने का नोटिस चिपका दिया जाता है। शेखपुरा जिले में 9000 मैट्रिक टन यूरिया की मांग की गई है, लेकिन महज 5000 मैट्रिक टन खाद की ही सप्लाई हो रही है, जिस वजह से सभी बिक्री केंद्र पर खाद खत्म हो गए हैं। किसानों का यह आरोप है कि खाद बिक्री में भेदभाव किया गया है। रात में ही सब किसान यहाँ पर पहुँच गया। रात से इंतजार करते करते जो ये डीलर है ये 3 बार यहाँ पर आया, लेकिन आ करके और घूम घूम के चला गया। अब इस मान के चलिए इस बिस्कोमान में कितना है यूरिया नहीं है गोदाम में, ये किसान को पता नहीं है, मालूम नहीं है। इस बार जो है डीओ साहब के आदेश से 2-2 बोरा प्रति किसान लिया जा रहा था, प्लस में खेत का रसीद भी लिया जा रहा था सब लोग से। और जो ज्यादा खेत वाले किसान थे तो डीओ साहब उनको उनके खेत का रसीद लेके अनुशंसा कर दे रहे थे। जिनको ये जरूरत था उसके सब लोगों को खाद मिल गया। फिलहाल अभी बंद है, फिलहाल हमारे यहाँ कोई खाद नहीं है। बिहार में कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिससे दैनिक रेल यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है, लेकिन दानापुर मंडल में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या अभी भी बेहद कम है, खासकर मोकामा पटना रेलखंड और गया रूट पर, जिससे यात्रियों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि इस रूट पर कोरोना से पहले 32 ट्रेनें चल रही थी, लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल में 17 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें ही चल रही हैं। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन ही बॉडी के इम्यून सिस्टम को लड़ाई करने के लिए तैयार करती है। लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर होने के चलते टीका कई और गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी कवच का काम कर रहा है। कोरोना महामारी के खतरे को कम करने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन है, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि टीका लेने से उसकी दूसरी बीमारियां भी खत्म हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये दावा है मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो के पद पर तैनात राकेश श्रीवास्तव का। राकेश लंबे वक्त से अनिद्रा से परेशान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीके का डोज लिया, उनकी ये परेशानी खत्म हो गई। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और लोग वैक्सीन लगवाएं। राकेश अब खूब अच्छी नींद ले रहे हैं। इनका दावा है कि टीके की बदौलत ही इनकी परेशानी दूर हुई है, लेकिन ये दावा सिर्फ राकेश का नहीं है। विदिशा के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग का भी कुछ ऐसा ही दावा है,
जो सालों से घुटने के दर्द से परेशान थे। इनकी माने तो टीके का डोज लेते ही इनकी परेशानी छूमंतर हो गई। घुटना तो करते, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ। टीके का फायदा गिनाने वाले लोगों की तादाद इतनी ही नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीनेशन के जादुई असर की तारीफ करते नहीं थक रहे। लिहाजा हमने इस बारे में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर से बात की और उन्होंने जो बताया उसने तो जैसे इस पहेली को ही सुलझा दिया कि जैसे जो दूसरे वायरस होंगे इसके अलावा जिसके कारण से किसी को इन्फेक्शन हो रहा होगा या किसी कोई तकलीफ रह रही होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। बेशक टीका लेने के बाद इंसान के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जो कोरोना महामारी के साथ साथ कई और तरह की संक्रामक बीमारियों में भी असरदार भूमिका निभाती है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है आप भी वैक्सीन की ताकत समझेंगे और जल्द से जल्द इस संजीवनी की डोज लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।